नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। मैं अश्विनी कुमार, एक ड्यू की फैकल्टी। और छोटा सा मेरा प्रयास है कि जो भी बच्चा कॉमर्स की तैयारी कर रहा है उसको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कॉमर्स का हर सब्जेक्ट कंप्लीट पूरा कराऊंगा, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। बीकॉम पास, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीबीएम, एमकॉम, सीए, सीएस, सीएमए, जब मतलब जहाँ तक भी आपका सब्जेक्ट होगा मैं उसे पूरा कराऊंगा। आज हम शुरुआत करने वाले कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो चलो शुरू करते हैं, आइए मेरे साथ बने रहिए। सो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इस अंदर पढ़ने क्या वाले हैं हम? ओरिजिन एंड ग्रोथ, रिलेशनशिप्स, टर्म्स, बेनिफिट एंड लिमिटेशंस, टेक्नोलॉजी, मेथड एंड टेक्निक्स। ओरिजिन एंड ग्रोथ, देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर बात कर रहे हो कॉस्ट अकाउंटिंग की तो वो कभी पैदा भी तो हुआ होगा, उसे किसी ने बनाया भी तो होगा। अगर बात करो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो इट वाज डेवलप्ड बाय लुकास पैसुएली इन 14th सेंचुरी, यानी कि 600 साल बाद हमने उसके स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। तो अगर कंपेयर करें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, तो कॉस्ट अकाउंटिंग मेरी एक रिसेंट अप्रोच है, नई डेवलपमेंट है। अगर बात करें इसमें देखा कब गया, तो पर्टिकुलरली ड्यूरिंग एंड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इसे देखा गया था। तब लोगों ने सोचा कि यार प्रॉफिट कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सेल अच्छे प्राइस पे नहीं किया ना, मतलब आपको कॉस्ट भी कम करनी पड़ेगी अपनी। और उसके बाद से गवर्नमेंट भी पावर में आ गई थी। उससे पहले था प्राइवेटाइजेशन, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसके बाद गवर्नमेंट पावर में आ गई। गवर्नमेंट ने कहा हमें आपका प्राइस कोटेशन सही चाहिए, डिटेल आप हमें पूरी दोगे। अगर बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग के फादर की, सो जेरोम ली निकोलसन वॉज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि उन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग का एक रुख बदल दिया था। उन्होंने बताया कि आपका जो सेंटर है, इट शुड बी ऑन कॉस्ट सेंटर, आपको कॉस्ट सेंटर को देखना चाहिए, पहचानना चाहिए। और उन्होंने प्रॉफिट निकालने के लिए मशीन आर रेट का मेथड डेवलप किया था। आइए देखते हैं। Cost accounting is a comparatively recent development. Since 19th century, particularly during and after First World War, the industrialists became more and more cost conscious. It was due to growing competition and increased government control over prices. During and after Second World War, many governments came up with legislation that manufacturer would make constantly effort for improving quality, trace cost of each job, and to control cost. Jerome Lee Nicholson, an American accountant considered as father of cost accounting, his most important contribution towards emphasizing cost center and measuring profit on machine hour rate. चलिए आगे मूव करते हैं। अगर बात की जाए इसके रिलेशनशिप्स की, देखो आप किसी भी टर्म को किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हो। यहां पर मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग को केवल तीन से रिलेट किया है। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर बात की जाए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो ये दोनों भाई भाई हैं, अलग नहीं है, चाचा के लड़के हैं दूसरे के ये। अब वो कैसे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या पढ़ते हो आप कि सर हम जो ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ते हैं उसके अंदर कि भाई हमने स्टॉक बनाकर बेच दिया 1 लाख रुपए का, ठीक है जी। आपने इसके ऊपर प्रॉफिट कमा लिया 10,000 रुपए का, ठीक है जी। बन गई बात? नहीं, कंफ्यूज। बताते हैं। बहुत पहले से सदियों से लोग मानते हैं कि भाई हमें केवल इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत है। लेकिन अगर मैं कहूं स्टॉक बना ही कैसे, क्या उसका एक्चुअल प्राइस, कॉस्ट प्राइस यही था? क्या सेल हमने सही की है? क्या कोई कंडीशन थी? यू डोंट नो। तो जब भी आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमेशा देखोगे कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ। देखते हैं। Financial accounting for centuries, it was considered adequate for meeting the information needs of the management for control business operation. In financial accounting, primary focus on P&L account, balance sheet and CFS. But in order to get detailed information, one need costing, जो मैंने बताया आपको अभी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अश्वनी, सोनू, एक ही बात है। आपका घर पे नाम अलग होता है, उसको में नाम अलग होता है, तो ये दोनों भी लगभग सेम ही है, आपका कुछ खास फर्क नहीं है। इनफैक्ट मॉडर्न कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। व्हाई? देखो आप कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं क्या? कॉस्ट निकालते हो किसकी? लेबर की, मटेरियल की, राइट। सो क्या करोगे आप? उस इंफॉर्मेशन को आप यूज करोगे बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए। तो क्या किया आपने? आपने कॉस्ट को मैनेज तो किया है, वो तो पढ़ेंगे इसके अंदर। और इसीलिए मैनेजर की आंख होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। आइए देखते हैं। It is a modern concept of account as a tool of management
It is concerned with all accounting information that is useful to management. Cost accounting and management accounting often used interchangeably. By indeed, modern cost accounting is known as management accounting. Cost accounting is often regarded as manager's eye, as manager need to look market trend continuously. आइए आगे देखते हैं. Financial management. It is primarily concerned with acquisition, financing, investing the funds in most profitable venture. देखो सिंपल सी बात है, अगर बात करें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, इट मीन्स आप अपना फाइनेंस मैनेज कर रहे हो तो कैसे मैनेज करोगे आप? अगर आप एक कंपनी में हो तो कोई पैसा चाहिए होगा, पैसे कहाँ से लाओगे? लोगों से उधार लोगे, ठीक है? तो ये आपके मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पैसा वहां से उठाए जहां से कॉस्ट कम से कम आए. ये काम तो करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हम. हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं कि हम क्या बनाएं, क्या खरीदें, किस में फायदा है हमें. तो देखते हैं. इट इज अ प्राइमरी कंसर्न विद द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग द फंड्स इन मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर. Basic responsibility of financial manager is to raise funds from the cheapest sources and their effective utilization. Cost accounting is also a tool of management which helps the management for decision making, that is maximization the wealth of shareholder. आगे बात करते हैं टर्म्स की. किस किस टर्म्स से आप कंफ्यूज हो सकते हो? कॉस्टिंग, कोस्ट अकाउंटिंग, कोस्ट अकाउंटेंसी. आई बेट आप बेशक कोई भी कोर्स कर रहे हो, अगर आपने बेसिक से नहीं पढ़ा आपको पता भी नहीं होगा. आप सोचते हो कॉस्टिंग एंड कोस्ट अकाउंटिंग सेम है, पर ऐसा नहीं है, दोनों में फर्क है. कॉस्टिंग क्या होता है? किसी भी तरीके से बस कॉस्ट निकालो, वो कॉस्टिंग है. कोस्ट अकाउंटिंग, जो आपने कॉस्ट निकाली है उसको रिकॉर्ड करना इज नोन एज कोस्ट अकाउंटिंग. कोस्ट अकाउंटेंसी, अरे आप कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो उसको, आइए समझते हैं. मान के चलिए आपने निकाला कि भाई कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, आपने निकाला 100 रुपये भी कॉस्ट है इस चीज की, किसी भी तरीके से निकाल लिया आपने, ठीक है. अब आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हो. लेट्स से आपने रिकॉर्ड किया क्रेडिट में, यहां पर प्रोडक्ट 100. तो आपने यहां क्यों रिकॉर्ड करा, कैसे करा भाई? ये जो आपने कॉस्ट निकाली है क्या, आपकी कॉस्टिंग हो गया. ये आपने इसे रिकॉर्ड किया, ये कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया. किस बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हो, वो बेसिस क्या है, वो प्रिंसिपल क्या है, वो कौन बताएगा? कोस्ट अकाउंटेंसी. तो इस तरह से ये तीनों चीजें संबंधित है. अब बात करते हैं हम इसके बेनिफिट्स, लिमिटेशंस और हाउ टू इंस्टॉल कॉस्टिंग सिस्टम इन योर ऑर्गेनाइजेशन. बात करें बेनिफिट्स की तो पहला क्या है? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट. सेकंड, कॉस्ट कंट्रोल रिडक्शन. थर्ड, गाइड टू बिजनेस पॉलिसी. फोर्थ, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ बीईपी. बी स्टैंड फॉर ब्रेक इवन पॉइंट. देन डिटेल कंपैरिजन. अच्छा, ये चीज आपको खुद भरनी है, कुछ मेहनत खुद भी कर लेना. इसमें गाने में भर देना पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, ना 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 ना, मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे. और मार्क्स दे दिए तो आप पछताओगे, बता रहा हूं मैं. आप पूरा देख लीजिए क्या है. हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं? चीजों की कॉस्ट निकालने के लिए. कॉस्ट पता लगेगी तभी तो उसका प्राइस रखोगे. प्राइस इंक्लूड प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि आप एक प्राइस वो रखोगे जो मिनिमम लेवल प्रॉफिट को कवर करके चलेगा. डिटेल कंपैरिजन, जैसे मैंने पहले कहा था, प्रॉफिट कमाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप अपने प्राइस बढ़ाओगे, लेकिन फिर जो आपका राइवल फर्म है वो तो प्राइस नहीं बढ़ाएगा, तो क्या होगा? आपको नुकसान हो जाएगा, लोग आपको खरीदेंगे नहीं, लोग वहां से सामान खरीदेंगे. तो इससे बचने के लिए अगर आप किसी तरह अपनी कॉस्ट कम कर पाए ना, आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है. तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप डिटेल कंपेरिजन कर सकते हो. बात करते हैं लिमिटेशंस की. लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, arbitrance of cost account, duplication of work, requirement of reconciliation, expensive, just a means not an end. देखो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, इसके बहुत सारे अजम्पशंस होती हैं. जरूरी तो नहीं है जो आपने कॉन्सेप्ट लेके चले हो, जो अजम्पशन आप लेके चले हो भी जो सामने वाले लेके चला होगा, नहीं, जरूरी नहीं है ना. सो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, आर्बिट्रेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. अब देखो, पहले तो आप फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे, अब आपको कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ रहा है. इससे हो क्या रहा है? इससे आपका वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपका डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो रहा है, रिकंसिलेशन हो रहा है, आपको एक्सटर्नल हायरिंग करनी पड़ रही है, आपका खर्चा बढ़ रहा है. तो दीज ऑल आर दी लिमिटेशंस, जिससे मीन नॉट एन एंड. देखो, सिंपली आप ये चीज इंस्टॉल कर रहे हो, आप ये चीज यूज कर रहे हो अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन किसी भी चीज का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता. ये केवल एक मीन है इंफॉर्मेशन के लिए. चीजें सही होंगी लगाने के बाद एक कंफर्म नहीं होता है.
इंस्टॉलेशन, अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट है तो कैसे अपने फर्म में ये चीज इंस्टॉल करोगे? देखिए, ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ बिजनेस, नोइंग द प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी फर्म में कुछ चेंज करना चाह रहे हो तो पहले क्या देखोगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेन फोकस है कहाँ पर। आपके पास किसी भी फर्म में किसी मेथड्स पॉलिसियां बहुत सारी होती हैं, तो पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सी में आप लगाओगे वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ बिजनेस, नोइंग द प्रोडक्ट। अब मान के चलो आप एक चीज बना रहे हो, उसकी कॉस्ट पड़ रही है आपको 100 रुपया, लेकिन मार्केट में वो 90 रुपये में मिल रहा है, तो क्यों मेहनत कर रहे हो, खरीद लो ना। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आपकी जो हायरार्की है वो 3 लेवल में बटी होती है ना, आपने पढ़ा हुआ है ये ट्रायंगल, टॉप, मिड, लेबर या सुपरविजरी। तीनों के पास जो इंफॉर्मेशन लेवल अलग अलग होता है। तो आप जो कॉस्ट अकाउंटिंग यूज कर रहे हो, जो ये मेथड लगा रहे हो, वो किसके बेनिफिट के लिए है? टॉप के लिए, मिड के लिए या लेबर के लिए? ये दोनों पॉइंट यहीं से पूरा कवर हो जाएगा। बने रहिए मेरे साथ, आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे डिफिकल्टीज इन इंस्टॉलिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई भी चेंज आप अपने फर्म में लाते हैं, आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। क्या क्या देखना पड़ेगा? आपकी जो हायर अथॉरिटीज है, क्या वो कन्विंस्ड है? सर में ये फायदा है, क्या वो मानेंगे? सर ये तो देखिए, क्या वो मानेंगे? मनाओ भी, तुम्हारा काम मनाने का है। अगर वो मान जाते हैं तो फिर आपका जो स्टाफ है खुद का, वो आपको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, कोई भी चीज सपोर्ट करना टिक ही नहीं सकती है। क्यों? काम बढ़ जाएगा, मैं नहीं करूंगा। कराओ भाई, मैनेजमेंट आर्ट है। देखो, lack of enthusiasm or support from top management because they are not fully convinced about benefit from such system. Resistance from production staff and people at different level in other department because they fear getting subjected to additional controls. Resistance from accounting staff as they believe that their work would increase. कितना काम कराओगे उनसे वो सैलरी पर? सैलरी बढ़ाओ, काम जरूर करेंगे वो लोग। और ये तो सकता है कि आप चाहते हो कि एक ही आदमी कॉस्ट अकाउंटिंग में देखे, ना 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 ना, ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सपर्टाइज मैटर करती है। अगर उसे वो काम आता है वो अच्छे से कर पाएगा, नहीं आता तो कैसे करेगा? अगर आप बाहर से बंदा हायर करते हो तो इट विल इंक्रीज योर कॉस्ट, हाई कॉस्ट, राइट। आगे देखते हैं, बेसिक टेक्नोलॉजी। अभी तक पढ़ते थे कॉस्ट। कॉस्ट क्या? खर्चा। खर्चा नहीं है, बहुत ही सुंदर। देखो, कॉस्ट किसी भी चीज को बनाने के लिए कोई भी किया गया खर्चा, बेशक वो एक्चुअल हो या नोशनल हो, क्या वो कॉस्ट है आपकी। इसके दो पार्ट होते हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस। इसे समझेंगे हम छोटे से एग्जांपल से। देखो, मान के चलिए आपने प्रोड्यूस किया है 1 लाख यूनिट्स, ठीक है, और इस 1 लाख में से 60,000 आपने बेच दिए, 10,000 चोरी हो गए, बचे कितने? 30,000। वो आपके पास रखे हुए हैं स्टॉक के अंदर अभी भी। तो देखो, सोल्ड, थेफ्ट। अब छोटी सी बात है, सोल्ड या थेफ्ट, चीजें दिख रही हैं? अब नहीं दिख रही। क्यों? वो चली गई, सीज टू एक्सिस्ट, राइट। कोई चीज अगर एक्सपायर्ड है मतलब क्या, वो हमारा तो है ही नहीं। तो सोल्ड या थेफ्ट, दे बोथ आर एक्सपायर्ड। ठीक है जी, क्लियर की बात। यानी कि ये हमारा पार्ट है एक्सपायर्ड कॉस्ट का, लेकिन जो आपने बेचा है ये तो आपको बेनिफिट जरूर देखे जाएगा, है ना। लेकिन चोरी जो है, कैसे बेनिफिट मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। सो एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपायर्ड कॉस्ट विच yield benefit, and losses are those expired costs which do not create benefit। ठीक है, दोनों पार्ट आपके एक्सपायर्ड के थे। यानी कि मुझे इससे एक बात समझ में और आई कि कॉस्ट के दो पार्ट और हो सकते हैं, एक्सपायर्ड एंड अनएक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड मींस आपका चोरी, नुकसान जो भी है, कहां जाएगा? कॉस्टिंग पेंडल अकाउंट में जाएगा। 30,000 अभी आपके पास है ना, वो क्या है? आपका बैलेंस है। बैलेंस का दिखाते हो? क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हो आप अपना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कोस्ट सेंटर की। सर नया नाम है। अरे नया नाम नहीं, पुराना है, सेंटर। 10th में थे, 12th में सेंटर पढ़ता था। हाँ सर, सेंटर पढ़ता था हमारा।
सेंटर क्या होता है तुम्हारा फिर? सेंटर एक वो जगह है जहां पर सब बच्चे मिलकर जाएंगे, पेपर देंगे हम, इट्स अ पॉइंट ऑफ गैदरिंग ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? तो को सेंटर क्या होगा? सेंटर फॉर द कोस्ट ओनली, यस। एक वो बिंदु जहां पर आप कोस्ट इकट्ठा करते हो, इट इज टर्म्ड एज को सेंटर, कलेक्शन पॉइंट ऑफ कोस्ट। फॉर दिस पर्पस ascertaining the cost, whole organization is divided into small parts and each small part treated as cost center। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई कोस्ट निकालनी है पूरी कंपनी की, तो कंपनी एक बहुत बड़ी चीज होती है, आप उसको ऐसे निकाल सकते डायरेक्ट। तो क्या करोगे उसके लिए? आप कंपनी को उसकी एक्टिविटी के बेस पे बांटोगे, प्रोडक्शन, सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, और फिर आप हर एक स्मॉल पार्ट को, चाहे वो आपका प्रोडक्शन हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या आपका सेलिंग हो या एचआर हो, उसकी कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है? इट मे बी योर लोकेशन लाइक सेल्स एरिया, इक्विपमेंट, मशीन। बात करते हो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए, तो प्रोडक्शन एंड सर्विस। प्रोडक्शन मींस जहां पर वाकई रॉ मटेरियल कन्वर्ट होके फिनिश गुड्स बन रहा है, इट मींस जहां पर एक्चुअल में प्रोडक्शन हो रहा है। सर्विस, जो इसको सर्विस दे रहा है, राइट? आगे देखते हैं कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट मींस एज इट्स नेम सजेस्ट, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमने उसकी इकाइयां बनाई हुई है। आप गए हो दुकान पर, भैया दाल देना 1 किलो। 1 किलो क्यों कहा आपने? आपने ये क्यों नहीं कहा सर हमें दाल चाहिए 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि आपने हर चीज को मेजर किया हुआ है। तो बात करते हैं इंडस्ट्रीज एंड कॉस्ट यूनिट्स की। सीमेंट, कोल, शुगर, टन, इनको आप टन में नापते हैं। केमिकल, पेट्रोलियम, नॉर्मली समझिए चलिए कि आप जो भी लिक्विड चीजें हैं उनको नापते हो बैरल में आप। ब्रिक्स, स्क्रू, फार्मास्यूटिकल्स, इनको हम मेजर करते हो नंबर्स में, लाइक 500, 1000। सॉफ्ट ड्रिंक, पेटी 12 या 24। हॉस्पिटल, बेड पर डे। टेक्सटाइल, मीटर और यार्ड्स। एजुकेशन, स्टूडेंट्स। ट्रांसपोर्ट पर पैसेंजर, मैंने यहाँ पे टी लिखा नहीं, टी में खा गया, टी लिख देता हूँ। इंटीरियर डेकोरेशन, ईच जॉब। कॉटन और जूट, बेल, ये जूट है, जूते नहीं है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना उसको। पेंसिल एंड शू, डजन। सिनेमा हॉल, पर टिकट और पर सीट। कोस्ट ऑब्जेक्ट, अरे आपने काम किया क्यों था? आपने कोई चीज बनाई क्यों थी? पैसा कमाने के लिए। तो जो चीज आपने की है, इट इज टर्म्ड एज योर कोस्ट ऑब्जेक्ट। देखते हैं, अ कोस्ट अकाउंटेंट वांट्स टू नो द कोस्ट ऑफ पर्टिकुलर थिंग एंड सच थिंग इज नोन एज योर कोस्ट ऑब्जेक्ट। लाइक बाइक, कार क्या है? ये गुड्स। टेलीफोन, ट्रांसपोर्ट क्या है? सर्विस। प्रोसेस भी हो सकता है असेंबलिंग और वीविंग। एक्टिविटीज, सेटिंग अ मशीन। डिपार्टमेंट, परचेज और एचआर। कस्टमर, एनी वन, ही शी। प्रोग्राम, एमबीए फ्रॉम एनी कॉलेज और एनी इंडस्ट्री। प्रोजेक्ट, मेट्रो लाइन्स। ब्रांड कैटेगरी, पेप्सी, ये दिल मांगे मोर, इसे भूलना नहीं, राइट? तो अभी तो हमने कंप्लीट कर लिया कोस्ट ऑब्जेक्ट, आगे चलते हैं। कोस्ट ड्राइवर, कोई नया शब्द नहीं है। ड्राइवर, ड्राइवर कौन होता है? ड्राइवर इज ए पर्सन जो आपके पास गाड़ी लेकर आता है, आप गाड़ी में बैठोगे, आपको लेके कहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। यानी कि उसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते हो, राइट? तो कोस्ट ड्राइवर क्या होगा? कोस्ट को जो चीज इंक्रीज या डिक्रीज करे, टर्म्ड एज कोस्ट ड्राइवर। मशीन सेटअप, मशीन लगाई, कॉस्ट बढ़ गई। प्लेस ऑर्डर, आपने ऑर्डर दिया, कॉस्ट बढ़ गई। सो एन एक्टिविटी विच जनरेट कॉस्ट इज नोन एज कॉस्ट ड्राइवर। इट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन चेंजिंग लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ वॉल्यूम एंड चेंजिंग लेवल ऑफ आवर कॉस्ट। अगर आपका लेवल या स्केल्स बढ़ेगा तो चीजें आप और खरीदोगे, कॉस्ट इंक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा। आगे देखते हैं कॉस्ट ऑडिट। ऑडिट, ऑडिट इज नथिंग बट टू चेक अकाउंट्स, राइट? तो यहां पे बात कर रहे हो आप कोस्ट अकाउंटिंग की, तो यहां पे कौन सा ऑडिट होगा? कोस्ट ऑडिट होगा। यहां पर देखो हैं, आओ देखते हैं। इट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन द फील्ड ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग। इट इज डन फॉर फॉलोइंग पर्पस। क्या करेंगे इसके अंदर हम? टू वेरीफाई कोस्ट अकाउंट, टू चेक देयर अधेरेंस, टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। सिंपल सी बात है, हमने कुछ नियम कायदे बनाए हुए हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग आपका कोस्ट अकाउंटिंग मेंटेन है, आपने चोरी चकारी जैसा नहीं की है, तो ठीक है, वरना पकड़ लेंगे। आगे है कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आप अकाउंट चेक करने जा रहे हो, आपको पता अकाउंटिंग के रूल वगैरह क्या है? नहीं मालूम, कहाँ कौन बताएगा आपको? ये बताएंगे कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जितने भी कोस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन, गड़बड़ होगी, गड़बड़ होगी, गड़बड़ होगी। आइए आगे देखते हैं। कोस्ट ड्राइवर, ड्राइवर कंफ्यूज मत हो, है ना? ये बहुत सिंपल टर्म है। ड्राइवर कौन होता है? ड्राइवर एक वो पर्सन है जो गाड़ी लेकर आता है, आपको लेके जाता है, यानी आप उसकी बिना यात्रा नहीं कर सकते हो, राइट? तो कोस्ट ड्राइवर क्या होगा? कोई भी चीज जो कोस्ट लेके जाएगी क्या आगे?
नहीं यार, आने का। आइए आगे चलते हैं। कोच ड्राइवर। अब इसे लेके कंफ्यूज मत हो या ना, सर ये ड्राइवर कहाँ से आ गया? अरे ये ड्राइवर वही ड्राइवर है जो आपके घर पे आता है आपको ले जाने के लिए। यानी ड्राइवर एक वो पर्सन हो गया जिसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते, जो आपको लेकर कहीं जाएगा। कोस्ट ड्राइवर यानी कि ये ड्राइवर कोस्ट को लेके जाएगा। इट मीन्स कोस्ट आपकी घटेगी बढ़ेगी। यानी कोई भी ऐसा काम जिससे कोस्ट घटेगी या बढ़ेगी इज नोन एज कोस्ट ड्राइवर। ऑर्डर कर दिया, कोस्ट बढ़ गई। ऑर्डर नहीं किया, कोस्ट घट गई। देखो, एनी एक्टिविटी विच जनरेट कोस्ट इज नोन एज कोस्ट ड्राइवर। इट इज कॉज एन इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन चेंजिंग लेवल ऑफ एक्टिविटी वॉल्यूम एंड चेंज इन लेवल ऑफ कोस्ट। कोस्ट ऑडिट। ऑडिट बहुत कॉमन टर्म है, यानी कि किसी भी अकाउंट को चेक करना ऑडिट कहलाता है। आप क्या चेक करो उसके अंदर कि अकाउंट सही से बने हैं या नहीं बने हैं, जो रूल्स रेगुलेशन है अकाउंट के अंदर बने हुए नहीं बने हुए, आगे चेक करते हैं। इट इज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर इन द फील्ड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इट इज डन, क्यों किया हमने ये? टू वेरीफाई कॉस्ट अकाउंट, टू चेक देयर अधेरेंस, टू डिटेक्ट एरर एंड टू प्रिवेंट फ्रॉड्स। कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने ऑडिटिंग कैसे कर ली? सर रूल से। रूल कहां, कौन बताएगा रूल आपको? स्टैंडर्ड्स। The Institute of Cost Accountant of India has constituted Cost Standard Board with the formulating the cost accounting standards, keeping in view latest and contemporary development। देखो सिंपल सी बात है, डे टू डे अपडेट रहने के लिए कुछ रूल सोल्यूशन बनाए जाते हैं। अगर आप बात करें कोस्ट अकाउंटिंग की, तो वो कौन बनाएगा? कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाएगा। आपको अपनी अकाउंटिंग, आपको अपनी रिकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग ही करनी होती है। This was done to achieve a structured approach to this measurement of cost in both manufacturing and service sector. Until now हमारे पास 22 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं। कोस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, इसका एक फॉर्म पार्ट है, कुछ अलग नहीं है। देखो 2013 में हमारा कंपनी एक्ट अमेंड हुआ था, कुछ रूल्स रेगुलेशन हमने ऐड ऑन किए थे जिसको पढ़ने वाले हैं हम। Companies Act 2013 empowers the central government to make the rules regarding the maintenance of cost record by companies engaged in specified industries। जब आप एमकॉम में आ जाएंगे या लो पढ़ेंगे 6 लेवल, तो आपको पता लगेगा कि स्पेसिफाइड इंडस्ट्री क्या होती है। गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज को ना स्पेसिफाइड किया हुआ है कुछ टर्म्स कंडीशन के हिसाब से। तो अब आपके पास पावर है कि एज पर कंपनी 2013 आप वहां पर भी अपने रूल्स बना सकते हो। आगे बात करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड सेवरल नोटिफिकेशन और ऑर्डर from time to time in this regard ever since the provisions were made in the Companies Act 1956 as well as under Companies Act 2013। तो गवर्नमेंट क्या है, वो डे टू डे जब भी कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है कि भाई आप कुछ इसमें नया डालना है, गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन निकाल देती है। आपको वो चीज़ कंसिडर करनी होती है और अपने अकाउंटिंग फ्रेम करनी होती है। बेशक आपका रजिस्ट्रेशन एज पर 1956 हुआ हो या 2013 से हुआ हो, राइट? क्योंकि 2013 सिर्फ एक अमेंडमेंट है, हमने पूरा चेंज नहीं किया है। ठीक है बेटा, ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है मेथड एंड टेक्निक। देखिए अभी तक आप यूज करते हैं मेथड एंड टेक्निक्स को एक ही तरह से, लेकिन मेथड और टेक्निक फर्क होता है। मेथड आपकी ब्रॉड गाइडलाइंस होती है, टेक्निक उसका एक पार्ट होता है। ठीक है ना? तो मेथड क्या पढ़ेंगे आप? जॉब कोस्टिंग एंड प्रोसेस कोस्टिंग। मेथड कोस्ट अकाउंटिंग केवल दो ही होते हैं, वो आपका जॉब कोस्टिंग एंड प्रोसेस कोस्टिंग। इसके अलावा जो भी है वो केवल वेरिएशन है इसके। जॉब कोस्टिंग के दो पार्ट हो सकते हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड बैच। प्रोसेस के ऑपरेशन, सिंगल एंड ऑपरेटिंग। लास्ट वन इज मल्टीपल। जॉब कोस्टिंग जैसे सर नाम बता रहा है, इट इज पर्टेन विद जॉब। आप एक दुकान पे गए, बोले भैया 5 किलो आटा देना, वो आपको 5 किलो आटा ही देगा। क्यों? यहां पर आपको काम करना पड़ता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। जॉब कोस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, अगर कोई जॉब बहुत बड़ी है जिसको खत्म होने में टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, जैसे आपको एक बिल्डिंग बनानी है, आपको एक पुल बनाना है, इट टेक्स सम टाइम, राइट? कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग हो गया। बैच कोस्टिंग, जहां पर आपके पास जो गुड्स है वो सिमिलर है पर वो बैच में आते हैं, लाइक ग्रुप में आते हैं, 10 का ग्रुप, 12 ग्रुप, 18 का ग्रुप। बैच कोस्टिंग। बात करते हैं प्रोसेस। देखिए जहां पर भी काम लगातार ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस होता है उसे कहते हैं प्रोसेस कोस्टिंग। आप इसको यहां से ये लगा लीजिए कि इसका कोई भी काम कंप्लीट होने के लिए लेट्स से 1 2 3 3 ऑपरेशन इसे करने ही पड़ेंगे। पहले गुड्स यहां जाएगी, यहां से खत्म होकर फिर यहां जाएगी, फिर यहां से खत्म होकर यहां जाएगी, तब जाके आपका जो रॉ मटेरियल है
वो फिनिश गुड्स में तब्दील होगा। तो होता क्या है कि आउटपुट किसी ऑपरेशन का उसके नेक्स्ट ऑपरेशन का बन जाता है इनपुट। ठीक है। ऑपरेशन कॉस्टिंग, जैसे मैंने भी डिस्कस किया, अगर कोई गुड्स एक ही ऑपरेशन खत्म हो रही है, इट्स समड एज ऑपरेशन कॉस्टिंग। इट इज नथिंग बट मोर रिफाइनमेंट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। सिंगल रन आउटपुट, अरे भैया आप काम कर क्यों रहे थे? फायदा कमाने के लिए। फायदा कब कमाओगे आप? जब आप चीजों को बेचोगे। तो बेचने से पहले आपने कॉस्ट अपनी सारी इकट्ठा कर दी, फिर आपने निकाली पर यूनिट कॉस्ट। कहां पे आ जाएगा वो? सिंगल में आ जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग और ऑपरेशन में कंफ्यूज मत हो जाना। ऑपरेटिंग इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज सर्विस। इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ सर्विस से ही है। ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन, सब यहां पे आ जाएगा। मल्टीपल, जब किसी एक गुड्स को बनाने के लिए आपको एक से ज्यादा मेथड लगाने पड़ रहे हैं, उसे बोलते हैं मल्टीपल और कंपोजिट। टेक्निक्स, नंबर 1 इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यहां पे क्या होता है कि आप एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हो कि भाई मुझे गुड एक्स पर 100 रुपए की लागत लगानी है। फिर आप वो एक्स बनाते हो। वो जो लागत है वो कम भी, उससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है ना? तो वो डेफिनेशन आप चेक करोगे आप। बजटरी कंट्रोल सिमिलर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की तरह। इसमें आप एक बजट सेट करते हो कि मुझे इस डिपार्टमेंट पे इतना खर्चा करना है, फिर आप चेक करोगे अगेन। मार्जिनल, मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्ट एक ही बात होती है। इसमें आपने जो सामान बनाया है उसकी कुल बनाई, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप क्या मानते हो? सिर्फ वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या टोटल कॉस्टिंग, यहां पर आप दोनों कॉस्ट लेके चलोगे, चाहे वो वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो, एज ए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये एक रिसेंट डेवलपमेंट है। ये कहता है कि आपको काम करना चाहिए एज पर कॉस्ट ड्राइवर, इसके अलावा कुछ मत यूज करोगे आप। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, अरे ये तो कोई मेथड है ही नहीं। तो ये क्या है? ये सिचुएशन है जहां पर बहुत सारी कंपनीज या फर्म सेम इंडस्ट्रीज की या डिफरेंट इंडस्ट्री की एक ही मेथड यूज कर रही है। सो इट वॉज ओवल इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आई होप आपने ये पूरा देखा होगा। आई गारंटी अगर आपने पूरा देखा है तो इसको देखने के बाद आपको बुक्स को देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है? तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।